हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एवियन इन्फ्लुएंजा। पोल्ट्री के अंदर दो बड़ी डिजीजेस नोटिफाइबल हैं, नंबर 1 पर एंडी और नंबर 2 पर एवियन इन्फ्लुएंजा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस को हम लोग ऑर्थोमाइक्सो वायरस या ऑर्थोमाइक्सो वेरिडी से ये ताल्लुक रखता है। इसकी 4 मेन जीनस है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी, सी एंड टोगोटा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो ए है यही स्वाइन फ्लू कॉज करता है, यही ह्यूमन इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, यही इक्वाइन इन्फ्लुएंजा कॉज करता है और यही बर्ड्स के अंदर फ्लू कॉज करता है। इसके जो 3 मेन नाम है उसमें से नंबर 1 इसका दूसरा नाम है फाउल प्लॉग। एवियन फ्लू भी इसको कहते हैं और बर्ड फ्लू भी इसको हम लोग कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए। जो इसके नेचुरल होस्ट है वो है चिकन, टर्की, गिनी फाउल और क्वाइल्स। जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। नंबर 1 को हम लोग कहते हैं हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और नंबर 2 को हम कहते हैं लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये कैटेगरी हमने 3 सेक्टर्स पर इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 पर वायरस स्ट्रेन, अगर वायरस स्ट्रेन ज्यादा पैथोजेनिक है तो वो हाईली पैथोजेनिक होगा। अगर वो कम सिम्टम शो करता है, क्लिनिकल साइंस वगैरह, अगर कम नुकसान पहुंचाता है पोल्ट्री बर्ड को तो हम उसको कहेंगे लो पैथोजेनिक वायरस। इसके अलावा होस्ट फैक्टर भी वेरी करता है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से। नेचुरल जो इसका रिजर्वॉयर है वो अमूमन माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं और सी बर्ड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, यही काज करते हैं या यही रिजर्वॉयर होस्ट हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की। जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न वो ये है हमारे लिए कि जितने भी पोल्ट्री हैंडलर्स हैं या लेबर्स काम करते हैं या सुपरवाइजर्स वगैरह, एज वेल एज जो बचलर्स भी हैं, वो एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड से पिक करके और ह्यूमन पब्लिक हेल्थ के लिए कंसर्न का बायस बनते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करें तो वायरस की साइज 80 से 120 नैनोमीटर होती है। इसका जो जीनोम है वो 8 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कोडिंग होती है हीमोग्लोटिनिन की, न्यूरोअमाइडिनेज की और मुख्तलिफ प्रोटीन्स की। और वो कवर होता है हेलिकल कैप्सिड से जो प्रोटीन का बना होता है, और फर्दर ये डिवाइड होता है, इसके सराउंडिंग होता है एनवलप। अगर मैं बात करूं सेगमेंट 4 की तो वो हेमोग्लोटिनिन की कोडिंग होती है और सेगमेंट 6 पर न्यूरोअमाइडिनेज प्रोटीन की कोडिंग होती है। हेमोग्लोटिनिन फर्दर H1 से H16 तक सीरोटाइप इसकी होती है और न्यूरोअमाइडिनेज की N1 से N9 तक इसकी मजीद सीरोटाइप्स होती हैं। ये H5 और जो N1 वाला जो सीरोटाइप है ये हाईली पैथोजेनिक है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। और इसके अलावा ये दीगर जो मुख्तलिफ 2 इसकी सीरोटाइप और हैं। जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो उसमें प्रोडक्शन लॉस होगी और हाईली मोर्टेलिटी रेट होगा 90 to 100% तक। और जो लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें हल्के फुल्के लो प्रोडक्शन होगी, यानी कि एक प्रोडक्शन वगैरह कम होगी। ब्रॉयलर के अंदर H5 जो स्ट्रेन है वो हाईली पैथोजेनिक होता है और H7 और H9 जो स्ट्रेन है ये लेयर और ब्रीडर के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस की पेंडेमिक की अगर हम लोग बात करें तो 1918 से 1920 के दरमियान जो स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें 5 से 10 करोड़ लोग हलाक हुए थे, H1N1 इसका सीरोटाइप था। उसके बाद 1958 में, 1969 और 2009 से 2010 के दरमियान भी एवियन फ्लू आ चुका है, उसमें भी लाखों लोगों की हलाकतें हुई हैं। जेनेटिक रिसॉर्टमेंट मतलब कि ये इतनी सीरोटाइप इसकी कैसे बनती है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अगर पिग है, पिग के अंदर एट द सेम टाइम अगर एक जगह से एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आता है और उसी वक्त उसके पास दूसरी जगह से ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, तो होगा ये कि ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और
ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये दोनों मिक्स अप हो जाएंगे जिसको बोलेंगे एंटीजेनिक शिफ्ट। इसकी वजह से एक न्यू स्ट्रेन बन जाएगा जो दोबारा पिग से ह्यूमन में आ सकता है और हाईली पैथोजेनिसिटी काज कर सकता है। अगर आपको अभी के टाइम की, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात बताऊं तो इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर H5N8 जो इसका सीरो टाइप है उसने तबाही मचा दी है पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम लोग इन्फेक्शन की बात करें तो वाई फीड और वाई एयर, हवा के थ्रू या खाने के थ्रू जो भी इसका होस्ट है, पोल्ट्री बर्ड हो, ह्यूमन हो, उसके अंदर जब ये इन होता है तो वहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन है ना इनएक्टिव, उसको एक्टिव कर देते हैं। तो ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसकी वजह से ये अटैच करता है होस्ट के सेल से और एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये सेल के अंदर आता है। जब ये सेल के अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये नेगेटिव जो आरएनए है, नेगेटिव सेंस इसका स्ट्रैंड आरएनए है, ये अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड कैप्सिनेचिंग, जिसकी बदौलत ये अपनी मैसेंजर आरएनए बनाएगा और राइबोसोम्स के पास जाकर अपने प्रोटीन्स बनाएगा। और दूसरी तरफ ये जो पॉजिटिव सेंस आरएनए ये दोबारा नेगेटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट होता जाएगा, कॉपीज बनाता जाएगा, तो इसका जीनोम या सेगमेंट्स बन जाएंगे। फिर ये जीनोम और ये जो प्रोटीन है ये असेंबली होगी तो वायरोन बन जाएंगे और वायरोन बनकर ये सेल को बस्ट करके बाहर निकलेंगे। ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो बाय डिस्चार्ज या बाय एक्सक्रीशन जो होस्ट है वो इसको ट्रांसमिट करता है अदर फ्लॉक बर्ड्स पे। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 से 7 दिन होता है। जैसे ही इनहेलेशन के थ्रू वायरस किसी दूसरे होस्ट के पास उसकी बॉडी में आया तो इंटेस्टिनल एपिथेलियम या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के अंदर ये अपने आप को डिवाइड करेगा, रिप्लिकेट करेगा। उसके बाद वायरस ब्लड के अंदर चला जाएगा जिसको हम लोग वायरीमिया कहते हैं। उसके बाद ये दोबारा डिस्चार्ज होगा बाय लैक्रिमेशन, नेजल डिस्चार्ज एंड फीसिस। क्लिनिकल साइन की अगर हम लोग बात करें तो माइल्ड डिजीज के अंदर एक प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगी लेयर के अंदर। इसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट है वो भी इफेक्ट होगा ब्रोलर के अंदर और हल्का फुल्का रेस्पिरेटरी इनकम्फर्ट फील होगा। पर अगर सीवियर की हम लोग बात करें तो इन एपिटाइट यानी कि नो वाटर एंड फीड इनटेक प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम होती जाएगी तेजी से। इसके साथ साथ कोम्ब जो है वो सैनोटिक ओडिमा या सोलिन कलर का नजर आएगा, ब्लूइश समथिंग। और पोस्टमार्टम में अगर हम लोग नेक्रोस्कोपी इसकी करेंगे तो हमें हेड सोइलिन नजर आएगा, हेड और नेक रीजन। इसके साथ साथ जो विजरल ऑर्गन है वहाँ पे अल्सरेशन होगी, पिटिकल हेमरेज होंगे, डॉट डॉट रेड कलर के, या डॉट डॉट होंगे ब्लैक स्पॉट जिसको हम लोग नेक्रोटिक स्पॉट कहते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो फील्ड के अंदर अलग किस्म की डायग्नोसिस होगी और लेबोरेटरी के अंदर अलग किस्म की डायग्नोसिस होती है। फील्ड के अंदर हम लोग क्लिनिकल साइंस वगैरह देखेंगे और हिस्ट्री वगैरह पूछेंगे कि आया किसी को लेबर वगैरह को फ्लू वगैरह तो नहीं था। इसके साथ साथ लेबोरेटरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्वाब लेंगे नेजल से और इसके साथ साथ क्लिनिकल स्वाब लेंगे और फिर उसको हम लोग इनोकुलेट कराएंगे। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें जो एम्ब्रियो होता है 11 से 12 दिन का एग होगा, उसके अंदर हम लोग उसको इनोकुलेट करके फिर उसका जो एलेंटोइक फ्लूइड है उसको सैंपल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अगर जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट के थ्रू, पीसीआर के थ्रू या हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू हम लोग इसका सीरोटाइप मालूम करेंगे कि ये कौन सा सीरोटाइप है जो डिजीज कॉज कर रहा है। एंड कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो प्रिवेंशन, अगर डिजीज होने से पहले हम लोग कुछ प्रोफाइलेटिक मेजर्स ले लें जिसमें कि हाउसिंग जो है वो फुली कंट्रोल हो, ना कोई वाइल्ड एनिमल उसके आसपास कोई भी वाइल्ड एनिमल वगैरह ना आ सके, और जितने भी रोडेंट्स है उसका हम लोग कंट्रोल करें। इसके साथ साथ जितने भी पेस्ट यानी कि अर्थ्रोपोड्स में बीज वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं उनका हम लोग अच्छी तरीके से कंट्रोल करें, प्रॉपर फीड एंड वाटर सप्लाई दें। उसके साथ साथ जो भी फ्लोक आता है यहाँ वो तो उनमें आल
इनब्रीडिंग हुई हो या आल के आल आउटब्रीडिंग वाले फ्लोक हमें लेने चाहिए। अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के अंदर कलिंग की जाती है। अगर कोई बर्ड इन्फेक्टेड है या कोई बर्ड बीमार होता है एनडी की डिजीज की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, तो उसको प्रॉपरली बरीड किया जाए, डिस्पोज किया जाए। उसके बाद अगर न्यू हमारे पास एनिमल्स आते हैं तो क्वारंटाइन हमें करना पड़ता है। उनको कुछ दिन 14 दिन तक या 10 से 16 दिन तक हमें उनको रखना चाहिए। उसके बाद हमें उस फ्लोक को कंट्रोल शेड में ले आना चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन आती है। वैक्सीनेशन या तो हैचरी से होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आती है इसकी इन्फ्लुएंजा वायरस की, या तो हम लोग जब कंट्रोल शेड में उसको लेके आए, अपने फार्म में लेके आए, तो हम लोग वैक्सीनेशन करें उसकी। उसके बाद जो आखिरी मेजर्स है वो है डिसइंफेक्शन। जब भी हमारा शेड यानी कि मुकम्मल हो जाए, लेयर हो, ब्रॉयलर हो या ब्रीडर का शेड मुकम्मल हो जाए, तो इक्विपमेंट्स जितने भी है उसके अच्छे तरीके से हमें डिसइंफेक्शन करनी चाहिए ताकि ये डिजीज के जरासीम वहां पे मर जाए। अगर ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसका सेकंड डिजीज जल्दी ही अपलोड में करूंगा।